Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that allows you to ensure and to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover key committees which are related to NPAs, non-performing assets. Now, non-performing assets कल के हमने 14 दिसंबर के डेली न्यूज़ डिकोडिंग में हमने ऑलरेडी कवर किया है एंड आई होप यू विल गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कब एक लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है अगर वो टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए, कब वो सब स्टैंडर्ड एसेट है, कब वो डाउटफुल एसेट है, कब वो एक लॉस्ट एसेट है और कब एक बैंक उसे राइट ऑफ करती है उस अकॉर्डिंग। ये सारे चीज़ों पे हमने अपने 14 दिसंबर डीएनडी में डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग जो हमारा करंट अफेयर्स वाला चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हमने कवर किया एंड आई होप यू विल ट्राई टू एंश्योर कि आप उसमें से कवर कर लें। बट अगेन द थिंग इज़ दैट आई विल, एज आई सेड, इट्स अ वैल्यू एडिशन थिंग। तो हम इस पर ये बात करेंगे कौन कौन सी कमिटीज़ ने क्या क्या काम किया है। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विथ, इफ वी सी, सबसे पहले स्टार्टिंग से जो हुई थी वो है नरसिम्हन कमेटी। ना नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनाई गई थी। जब पहली बार उसे बनाया गया था तो उसमें मेनली वो बैंकिंग रिफॉर्म्स पे बात कर रहे थे, वो इतना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे डायरेक्टली फोकस आउट नहीं किए थे। जबकि सेकेंड टाइम जब उनकी कमेटी गठित की गई या कॉन्स्टिट्यूट की गई, वेन एवर इट वॉज फॉर्म्ड, देन एट दैट टाइम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे ज़्यादा फोकस हुआ था। किस तरह से, अगर पहले केस के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने पहले बोला था कि आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड फॉर्म करो। मेनली इस पे ये रहेगा कि अगर आपको कोई रिस्क बन जाता है या लॉसेस को हैंडल करना है बैंक्स को, तो ये फंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को में यूज़ आएगा, उसकी यूटिलिटी उस टाइम पे हमें दिखेगी। ये पहले कमेटी के फॉर्म, जब पहली बार कमेटी फॉर्म की गई थी उस टाइम पे उन्होंने बताया था। नेक्स्ट, इसके बाद जब सेकेंड टाइम कमेटी बनाई गई या फिर उस टाइम पे देखा गया कि उन्होंने बोला कि आप बैंक्स को मर्ज करो। अगर ऐसा लग रहा है कि बैंक्स के प्रोफाइल पे थोड़ी इशू आ रही है तो आप मर्जिंग करना स्टार्ट कर दो। बैंक्स 3-4 बड़े बड़े मेजर बैंक्स के साथ कुछ बैंक्स को मर्ज कर दो। बट ही अगेन सेड दैट इफ यू आर गोइंग टू एमलगमेट दीज बैंक्स, make sure that a stronger bank should not be merged with a weaker bank or which has a weak profile, जिसमें लॉसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसके पास NPAs या कुछ जिस फॉर्म में भी आप देखें उस लॉस को वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इट शुड नॉट हैपन दैट कि ये मर्जिंग एक स्ट्रॉन्गर वर्सेस वीक होना चाहिए। थर्डली, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया नैरो बैंकिंग का। नाउ व्हाट इज दिस नैरो बैंकिंग? Well, narrow banking is something which has given some provision, कुछ प्रावधान बनाए गए थे कि अगर कोई बैंक, if there is some sort of bank which if they want to ensure कि उनकी बैंक प्रोफाइल या हेल्थ जो है उनकी इकोसिस्टम बेटर रहे, to ensure that कि their financial profile is good, let them have this narrow banking provision। इसमें इसके अंडर क्या होगा कि बैंक्स क्या करेंगी, कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी, जैसे टाइप के शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, जहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, अगर पैसा आपने डाला और उसके इंटरेस्ट तुरंत का तुरंत आ गया तो आप निकाल भी लो। इस टाइप का नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एंड समथिंग विच इज़ रिस्क फ्री, वेयर देयर इज़ प्रोविजन की जल्दी से उन्हें पैसा उतना, मतलब उसमें कोई पैसा मतलब फंसेगा नहीं, वो डूब नहीं जाएगा, उस टाइप की चीज़ें उन्होंने बोली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही सेट अ टारगेट, ही सेट अ डेडलाइन कि एनपीएस की रेशियो को, जो ओवरऑल वे है, उसको आप 3% तक ले आओ। सॉर्ट ऑफ GNPA कह सको या जो भी स्पेसिफिक टर्म है, उसको उन्होंने कहा कि 3% तक ले आना। दे हैव टू, इट शुड कम डाउन टू 3% बाय 2002। बट somewhere if we see in today's date, it has not happened in that level, to that extent। अभी तक ये उतना हासिल हुआ नहीं है। एंड लास्टली उन्होंने सारफेसी एक्ट के बारे में बात करी, यानी सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी रिस्क को लेकर जब ARC बेस्ड कंपनीज जो बनाई जाएंगी, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि वो जो लॉसेस है उसको हैंडल किया जा सके। किस तरह से हैंडल, वो हम आगे, मतलब हैंडल इन द सेंस कि अगर वो लॉसेस है तो उस कोई एक ARC जैसी बेस्ड कंपनी
उन लॉसेस को अपने साथ खरीद लेगी एंड देन उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो बेचे या फिर जिस हिसाब से उसको रिकवर करना चाहिए उस हिसाब से करेगी। बैंक्स के ऊपर इतना प्रेशर ना डाला जाए कि बैंक्स भी उन लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, द कमिटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस is the like we can say Panniselvam committee. Now Panniselvam committee में मेनली क्या था, मेनली इनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस था या इनका जो काम था वो इस चीज़ पे था कि इनको ये देखना था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतना क्यों है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम नॉर्मली देखें, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-2021 के हिसाब से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ पे बात हुई है एसेट क्वालिटी रिव्यू को लेके या फिर ग्रीन लैंडिंग या जॉम्बी लैंडिंग को लेकर अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें ये दिखेगा। इनफैक्ट फोरबियरेंस वाले जब चैप्टर में आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ पे भी ये चीज़ स्पेसिफिकली बताया है कि प्राइवेट बैंक्स में आपको एनपीएस की वैल्यू थोड़ी कम दिखती है, कंसिडरिंग कि वो इतना ईजिली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड या सीमलेस क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये थोड़ा ईज ऑफ रहता है, मतलब थोड़ा गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है, उस बेसिस पे चलना, उस बेसिस पे रखा जाता है। सो इनका मेनली इन्होंने ये बोला कि जो लॉसेज हैं एनपीएस हैं वो उसका मेनली प्रॉब्लम ये है कि वीक लीगल सिस्टम या सॉर्ट ऑफ नेग्लिजिबल लीगल सिस्टम। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है जिस पे हम इस तरह से बात कर सके कि उस लॉज को रिकवर कर सके। वी हैव नॉट फाउंड और वी हैव नॉट डिवाइज्ड एनी लॉज दैट कैन काउंटर सच इश्यूज इन द बैंकिंग सिस्टम। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आईपीसी के हिसाब से भी अगर देखें तो दैट विल बी मोस्टली कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल लॉ, बट जहाँ तक हमें सिविल लॉ की बात करनी है तो वहाँ पे इस टाइप का कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। एंड ही ऑल्सो सेड पनीरसेल्वम की बाहर के कंट्रीज़ में आउटसाइड इंडिया दिस लिटिगेशन सिस्टम विच इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर देयर, एक अच्छा कानून का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है और वो लॉसेस शायद कम मिले। इन एडिशन टू दिस ही सेड कि एक स्ट्रेस रिकवरी सेल या एसेट रिकवरी सेल या लॉस रिकवरी सेल टाइप का बनाओ जो हैंडल करे इस चीज़ को, ताकि वो जो डेप्टर है जिसने लिया है आपसे वो लोन्स लिए उसके साथ बैठ के उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश के लिए आप एक स्पेसिफिक एक सेल बनाओ। जैसा कि हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड देखा, एआरसी देखा, वैसे पनीरसेल्वम कमेटी ने अपने हिसाब से 1998 के अराउंड बताया। इन एडिशन टू दिस उन्होंने कहा कि पीरियोडिक मीटिंग्स करो आप विथ डेप्टर्स, मतलब जिन्होंने उधार लिया आप उनके साथ लगातार बैठते रहो और चेक करते रहो कि उनकी स्थिति क्या है, कब वो पे कर सकते, क्या पे बैक कर सकते, कब तक पे बैक कर पाएंगे। उस बेसिस पे भी उन्होंने कहा कि पीरियोडिक मीटिंग्स करनी चाहिए। नेक्स्ट इफ वी सी सुनील मेहता कमेटी, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी मच लैंडमार्क कमेटी जिसने मेनली बात करी इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट की। मतलब जब बहुत सारे क्रेडिटर्स आपस में मिलके ये डिस्कस करें कि जो डेप्टर है, स्पेसिफिक अगर एक कॉमन डेप्टर है, हाउ टू टैकल हिज एनपीएस। यहाँ पे भी उन्होंने व्हाट दे सेड कि अगर किसी का एनपीए 50 करोड़ से कम है तो बैंक को अपने लेवल पे ही बोलो, लेट द बैंक हैंडल इट एट देयर एंड टू एंश्योर दैट एनपीएस कैन बी काउंटेड ईजिली। बट व्हेन इट कम्स टू एनपीएस ऑफ 50 to 500 crore, let the ICA, Inter-Creditor Agreement, should intervene and handle this entire issue. इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट में जब हम स्पेसिफिकली बाद में बात करेंगे तो इस चीज़ पे और डिटेल में बताया जाएगा, बट स्पेसिफिकली अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि स्पेसिफिक कमेटी ने क्या क्या प्रावधान या क्या क्या रिकमेंडेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट को भी सुनील मेहता कमेटी अप्रिशिएटेड कि आरबीआई ने एक बहुत अच्छा चीज़ की है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को लाकर। लेटली अगर हम देखें तो एक जो कमेटी जो सबसे लास्ट में हम जिस कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, द कमेटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड इज दिस कमेटी, केवी कामत कमेटी। एंड ये रिसेंटली गठित की गई थी, इट वॉज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस टू हैंडल द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। वाई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स? बिकॉज जब
कोविड पैंडमिक आता है तो उस टाइम पे एकदम से मोरेटोरियम लगा दिया गया, एंड कंसिडरिंग कि देर कैन बी सम इकोनॉमिक इशू, एक इकोनॉमिक इशू आएगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे हो सकता है जो डेप्टर है जिसने लोन उठाया वो एक बार में पैसा रिटर्न ना कर पाए। तो केवी कामत कमेटी ने कहा कि आप लोन्स जो है उनको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके फिर से उनके इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ा दो, टाइम पीरियड बढ़ा दो, ताकि वो एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए उस लोन को वापस करने में। तो केवी कामत कमेटी ने क्या कहा, ही सेड कि पहली चीज़ तो वन साइज फिट फॉर ऑल वाला प्रोग्रेस मत करो, मतलब एक ही कानून सब पे लागू मत करो। किसी का हो सकता है किसी का 10 करोड़ का भी पे करना है, किसी को 500 करोड़ करना है, किसी को 1000 करोड़ करना है, तो अलग अलग जिनके जिनके अलग है उस हिसाब से कैटेगराइजेशन करो। कैटेगराइजेशन इन द सेंस कि किसको कितना लोन देना है या किसकी क्या स्थिति है, what is the condition of that particular organization to repay back their loans should be considered, and it should be in this case जैसे कि moderate कर दिया, risky कर दिया, mild कर दिया, इस तरह से अलग अलग डिवीजन करके उसके बाद उस हिसाब से उनकी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करो। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में बोला, और टोटल उन्होंने 26 सेक्टर्स लिए, 26 सेक्टर उन्होंने लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखो कि इसको इतना इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इसको इतने पीरियड के ही टाइमलाइन देना है कि इतने अमाउंट को आप इस तरह से रिटर्न करें। दिस इज़ हाउ यू हैव टू केटर टू ईच सेक्टर अकॉर्डिंगली एज पर देयर नीड, एज पर देयर प्रोफाइल। जिसमें उन्होंने पावर को लिया, आयरन एंड स्टील लिया, टूरिज्म हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह के अलग अलग कमेटी को उन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया एंड उस अकॉर्डिंग बात बोली कि इनकी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन उस हिसाब से आप करो ताकि इनको भी ईज आउट रहे और आपकी हेल्थ प्रोफाइल भी अच्छी रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा ग्रीन लैंडिंग, ग्रीन लैंडिंग इज समथिंग दैट इफ देर इज़ अ डेप्टर, कोई एक डेप्टर है जिसने ऑलरेडी लोन लेके रखा है 100 करोड़ का, अब उस 100 करोड़ को अगर उसे रिटर्न करने के बाद भी उसके पैसे नहीं है, बट वो क्या करे, बैंक के पास वापस जाए और बैंक से कहे कि आप मुझे 50 करोड़ और दो ताकि मैं आपके ये जो आपको पैसा लौटाना है मैं उसके थ्रू पैसा लौटा सकूँ। तो टेकिंग अ न्यू लोन टू एंश्योर दैट कि यू रीपे बैक द प्रीवियस लोन इज नॉट व्हाट इज कॉल्ड इज ग्रीन लैंडिंग। वन इज ज़ॉम्बी लैंडिंग। व्हाट इज अ ज़ॉम्बी लैंडिंग? ज़ॉम्बी लैंडिंग इज समथिंग कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी कोई चाइल्ड कंपनी है, मान लीजिए टाटा ग्रुप एंटायर है एंड उसके नीचे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट्स नॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। इफ सर्टेन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनका कभी कभी हो सकता है लॉस पे चले गए, बट बैंक्स को ये पता है कि ये लॉस में हम इन्हें पैसा नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या करेगी, वो अपने किसी चाइल्ड कंपनी के पास जाएगी एंड देखेगी उनकी हेल्थ प्रोफाइल क्या है। जैसे मान लीजिए आपने टाटा स्टील ही ले लिया, टाटा स्टील की हेल्थ अच्छी है, इकोनॉमिक प्रोफाइल अच्छी है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ नहीं है, तो टाटा स्टील को वो बोल सकते हैं कि आप मेरे एक हिस्से के लोन लो एंड देन आप उस चीज़ को, वो लोन मेरे को पास कर दो। तो हो सकता है टाटा स्टील जब बैंक्स के पास जाए, व्हेन टाटा स्टील इज गोइंग टू अप्रोच द बैंक एंड बैंक्स विल सी दैट इकोसिस्टम ऑफ दैट, वो हेल्थ प्रोफाइल देखेगी, इकोनॉमिक प्रोफाइल देखेगी उस ऑर्गेनाइजेशन का, दे विल प्रोवाइड द लोन। What will happen that Tata Steel may provide this loan and pass this entire amount, वो अमाउंट को लेकर वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दे। तो इस तरह से ज़ॉम्बी लैंडिंग एक तरह से हो जाती है। एक और टर्म है जो एनपीए से हम जोड़ सकते हैं, वो है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन इज समथिंग और अ टर्म विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अगर आपने एंटायर रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट कर दिया या लोन को एनपीए को पूरी तरीके से लौटा दिया। So with this, we are ending this session. Thank you to all. Hope you liked this video. Subscribe to our YouTube channel to explore more fascinating and informative videos. Thank you.